हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 9th ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट 3 करेंगे। देखिए, अब तक हमने पिछले दो पार्ट्स में क्या सीखा। हमने सीखा गोइंग कंसर्न अजम्पशंस, उसके बाद हमने सीखा था कंसिस्टेंसी अजम्पशन, एक्रुअल बेसिस अजम्पशन। फिर हमने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करे, जिसमें हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट और मैटेरियलिटी कंसेप्ट। ये सारे कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम कुछ नए प्रिंसिपल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है अकाउंटिंग थ्योरी में थोड़ा सा बच्चा बोरिंग होता है, क्योंकि थोड़े से कंसेप्ट टफ होते हैं, बट धीरे धीरे आप ये कंसेप्ट जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और जब हम इनके रूल्स को अप्लाई करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत इजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, निकालिए अपना नोट्स रजिस्टर और आज के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को नोट करते हुए चलिए। पिछले सारे कंसेप्ट्स आपने पूरे अच्छी तरीके से नोट कर लिए होंगे, उनको रेगुलर पढ़ते भी रहना। जब हम अपने थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे, हम अपने एमसीक्यूज करेंगे, जब हम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो ये सारे नोट्स रजिस्टर आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो है प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसके बेस पे अक्सर आपके क्वेश्चंस आते हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल होता क्या है? ये जो कंजर्वेटिज्म, इसका दूसरा नाम कंजर्वेटिज्म है, ये क्या होता है? देखो, एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल, एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है, एक सिंपल सी लाइन में इसने अपने पूरे उसको बोल रखा है कि डू नॉट एंटिसिपेट, डू नॉट एंटिसिपेट profit, provide all possible losses, provide all possible losses। देखो, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये स्टेटमेंट आपको समझा रही है कि आप बिजनेस में अपने प्रॉफिट्स को, जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट नजर आ रहा है, उसको अभी बुक्स में रिकॉर्ड मत करिए। जो फ्यूचर में प्रॉफिट नजर आ रहा है उसको प्लीज बुक्स में रिकॉर्ड मत करिए। बट अगर फ्यूचर में आपको कोई लॉस महसूस हो रहा है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको लॉस होगा, तो उस लॉस को आज ही बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। क्या कह रहा है प्रिंसिपल? दोबारा समझिए कि वी डू नॉट इंक्रीज आवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। हम कभी भी अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को कभी भी इंक्रीज नहीं करते, बट वी ऑलवेज रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेक्टेड लॉसेस। जो भी लॉस हमें लग रहा है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकते हैं, उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर दीजिए। अब ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का फायदा क्या होता है? इस प्रिंसिपल का फायदा ये होता है कि ये आपके प्रॉफिट्स को कभी भी ज्यादा इंक्रीज वैल्यू पे शो नहीं करता। ठीक है ना? इस प्रिंसिपल के एग्जांपल्स क्या हैं? अगर हम इस प्रिंसिपल के एग्जांपल्स की बात करें तो एज पर दिस प्रिंसिपल, जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज शोन एट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू whichever is less, whichever is less। ये प्रिंसिपल आपको समझाता है कि आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को या तो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू, जो भी इन दोनों में से वैल्यू कम है, उस वैल्यू पे आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को शो करोगे। देखो, मान के चलिए अगर आपके जो क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट प्राइस है या बुक वैल्यू जो है वो है 10,000 रुपीज, बट मार्केट वैल्यू इसकी है 8,000 रुपीज, तो आप इसको बुक्स में 8,000 पे शो करोगे। या
अगर आपकी कॉस्ट प्राइस है 8,000 रुपीज और मार्केट वैल्यू आज के टाइम में इसकी है 10,000 रुपीज, तो आप इसको बुक्स में 8,000 पे शो करोगे। देखो दोबारा इस प्रिंसिपल को ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा है कि एज पर दिस प्रिंसिपल डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट। आप अपने प्रॉफिट्स को कभी भी इंक्रीज मत करिए। अगर आपको फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नजर आ रहा है तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड मत करिए, बट अगर फ्यूचर में आपको कोई लॉस नजर आ रहा है तो उसको बुक्स में आज ही रिकॉर्ड कर दीजिए। जैसे देखो, अगर आपकी बुक वैल्यू है 10,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक की, बट मार्केट वैल्यू कितनी है 8,000 रुपीज, आपको क्लियर कट लॉस नजर आ रहा है फ्यूचर में कि 2,000 रुपीज का लॉस है, तो आप इसको बुक्स में आज ही 8,000 रुपीज शो कर दीजिए। बट अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 8,000 रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 8,000 रुपीज, बट मार्केट वैल्यू कितनी है 10,000 रुपीज, तो आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं करोगे। आप अपने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको 8,000 रुपीज में ही रिकॉर्ड करोगे। तो ये आपकी एक छोटी सी थ्योरी है प्रूडेंस प्रिंसिपल की, कि प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट। आप अपने प्रॉफिट्स को कभी भी इंक्रीज मत करिए, लॉस को आप पॉसिबल लॉस को बुक्स में शो करो। अब इसके फायदे क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये बिजनेस में हेल्प करता है। ये बिजनेस में सीक्रेट रिजर्व्स को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सीक्रेट रिजर्व, अब ये सीक्रेट रिजर्व क्या है? देखो ये आप धीरे धीरे पढ़ोगे कि अगर सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये सारी चीजें आप रिजर्व का जब चैप्टर पढ़ोगे उसकी थ्योरी में आएगा। बट इस प्रिंसिपल की हेल्प से आप अपनी लायबिलिटीज को ओवर वैल्यूड शो कर सकते हो, ठीक है, और अपने एसेट्स को अंडर एस्टिमेट, थोड़ा सा वैल्यू कम लिख सकते हो। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बिजनेस में कुछ सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट किए जा सकते हैं। देखो इसका पहला एग्जांपल मैंने क्या बताया, क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा एग्जांपल क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या होगा? देखो आपको पता है कि आपको मार्केट से 1 लाख रुपीज लेना है, बट आपका एक्सपीरियंस कहता है कि आपके जो एवरी ईयर्स का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 5% ऐसे डेटर्स है जो आपको अमाउंट पे नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमने आज ही प्रोविजन क्रिएट कर लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्लियर? तो क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा कि डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट, ऑल एंटिसिपेटेड लॉस, जितने भी आपके फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉस है शुड बी रिकॉर्डेड, बट जो भी अनरियलाइज्ड गेन है उसको इग्नोर कर दीजिए। क्लियर? और इस प्रिंसिपल के कारण ही हम क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो भी इनमें से कम है उस पे शो करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हम रिकॉर्ड करते, क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने लॉस को शो कर सके। क्लियर? इस प्रिंसिपल को आप नोट करिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब देखो ये प्रिंसिपल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे कंसेप्ट्स मुझे पता है धीरे धीरे जब आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करोगे, उनको क्लासिफाई करोगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हमने ये प्रिंसिपल्स, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज अ साइंस। अकाउंटिंग क्या है? साइंस। साइंस के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। अब उन प्रिंसिपल्स को हमें पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि अभी हमें अकाउंट्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट अकाउंट्स का बेस बनाने के लिए हमें इन कंसेप्ट्स को अभी पढ़ना पड़ेगा ताकि जब हम अपनी रिकॉर्डिंग करें तब हम उसको अप्लाई कर सकें। क्लियर? चलिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये क्या कह रहा है? नाम बता रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसके अकॉर्डिंग एज पर दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपको समझाता है कि एसेट्स, जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड in the books
at the price which is paid for acquiring the assets। देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है आप अपनी बुक्स में असेट्स को उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे जिस प्राइस पे आपने उस असेट्स को परचेज किया है। जो अमाउंट आपने असेट्स को खरीदने के लिए पे किया है, बुक्स में असेट्स को उसी प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है। मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट प्राइस है, करंट वैल्यू जो भी असेट्स की है, उससे हमें कोई अफेक्ट नहीं होता। दोबारा समझिए इस कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट आपको समझाता है कि बुक्स में असेट्स को सिर्फ उसी प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है जिस प्राइस पे हमने असेट्स को खरीदा, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, उससे हमें कोई भी अफेक्ट नहीं आता। क्लियर? समझिए ध्यान से। अगर आपने बिल्डिंग जो परचेज्ड करी है, ₹10 लाख की, ठीक है, बट इट्स करंट मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू ₹15 लाख है, तो आप बुक्स को सिर्फ और सिर्फ 10 लाख पे शो करोगे। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों कहा? क्योंकि ये प्राइस आपने पास्ट में पे किया होगा। अब जिस प्राइस पे आपने पास्ट में पे किया है, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? हिस्टोरिकल प्राइस। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप असेट्स को उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे जिस प्राइस पे आपने असेट्स को खरीदा। ठीक है, यानी जो आपके लिए कॉस्ट है, कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड इन द बुक्स। आपके वो प्राइस, जिस प्राइस पे आपने एसेट्स को खरीदा, वो रिकॉर्ड करने के लिए आपका बेस होगा। मार्केट वैल्यू डज नॉट हैव एनी अफेक्ट, कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। मार्केट वैल्यू चाहे कम हो चाहे मार्केट वैल्यू ज्यादा हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एसेट्स को हमेशा सिर्फ 10 लाख पे शो होगा। आपने गोइंग कंसर्न अजम्पशन में पढ़ा था कि एसेट्स को हम हमेशा, जब हम एसेट्स परचेज करते हैं, तो हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं और बुक्स में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, पर उसको सिस्टमैटिकली रिड्यूस किया जाता है बाय द वे ऑफ द डेप्रिसिएशन। इस 10 लाख रुपीस को हम ओवर द प्रोडक्शन ईयर इसकी कॉस्ट को धीरे धीरे स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखो, एक एक करके मीनिंग को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मीनिंग क्या है कि एसेट्स को हम उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पे हमने एसेट्स को खरीदा। मार्केट वैल्यू आपके एसेट्स के प्राइस पे कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि देखो, बेसिकली क्या होता है कि मार्केट वैल्यू आपकी कितनी है, मार्केट वैल्यू तो बार बार फ्लक्चुएट होती रहेगी। अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि एसेट्स की करंट मार्केट वैल्यू बार बार रिकॉर्ड करना। कभी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, कभी डिक्रीज हो रही होगी। तो हम बेसिकली जो कंसर्न है, जो अपने अकाउंटिंग का कंपैरिजन है, परफॉर्मेंस ऑफ वन ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर ईयर, जो कंपैरिजन करते हैं, वो जरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिंपल सा कंसेप्ट है कि assets is recorded in the books of accounts at the price paid to acquired it. Cost is the basis of all subsequent of the assets. जो आपकी कॉस्ट है वो सारे एसेट्स के जो बेस होगा वो माना जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक बिजनेस ने एक बिल्डिंग को खरीदा 5 लाख रुपए पे, तो आप बुक्स में इसको 5 लाख रुपए बिल्डिंग परचेज फॉर 5 लाख रुपीज ही शो करोगे, चाहे इसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही हो चाहे डिक्रीज हो रही हो। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि कॉस्ट प्रिंसिपल डज नॉट मीन्स द एसेट्स विल बी कंटिन्यूअसली शोन
एट द एक्विजिशन प्राइस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसेट्स को हमेशा उसी प्राइस पे मेंटेन रखोगे। द कॉस्ट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, आप एसेट्स को हमेशा डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक बार डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाए किसी भी एसेट्स पे तो ईयर बाय ईयर लगता जाता है, और जो भी आपके कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हुए बुक वैल्यू आप एसेट्स को रिकॉर्ड करते जाओगे। एवरी ईयर एसेट्स इज रिड्यूस्ड, हर साल एसेट्स क्या है, धीरे 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 रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, कंफर्म, नोट करिए आप इस प्रिंसिपल को। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं। अब है मैचिंग प्रिंसिपल। देखो कुछ नाम बता रहा है मैचिंग। अब मैचिंग किससे करनी है, इसके लिए आप दो टर्म्स को ध्यान से देखिए। आपने दो टर्म्स पढ़ी थी, एक टर्म्स पढ़ी थी रिवेन्यू और एक टर्म्स पढ़ी थी एक्सपेंस। दो टर्म्स पढ़ी थी, रिवेन्यू का मीनिंग और एक्सपेंस का मीनिंग आपने पढ़ा था। कहां पढ़ा था, बेसिक टर्म्स में पढ़ा था। रिवेन्यू का मीनिंग क्या पढ़ा था हमने, रिवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज। जब हम गुड्स को बेचते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उससे मिलने वाला अमाउंट जो होता है वो रिवेन्यू कहलाता है। और एक्सपेंस हमने क्या पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द रिवेन्यू। जितने भी उस एसेट्स, उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट होती है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, ध्यान से इसकी वर्डिंग्स देखो, इसकी वर्डिंग्स थोड़ी सी टिपिकल है पर मीनिंग को समझिए। जो भी इस साल की रिवेन्यू है, जो भी आपके करंट ईयर की रिवेन्यू है, उस पे होने वाली सारी कॉस्ट को हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है, चाहे वो एक्सपेंस हमने पे किया या नहीं किया। यानी इसका मतलब क्या है, टू फाइंड द ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट, टू फाइंड द ट्रू फिगर ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट की करेक्ट फिगर निकालने के लिए all revenues must be charged with the expense incurred to earn the revenue। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोबारा से पढ़ते हैं। to find the true picture, true figure कह सकते हो, to find the true figure of profit, all revenues must be matched with all expense which are incurred to earn these revenue। इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए हमने जो भी एक्सपेंसेस, इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंस हमने किए हैं उन सभी एक्सपेंसेस को आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। इसे हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। देखो अगर आपने रेवेन्यू अर्न करी और उससे रिलेटेड सारी कॉस्ट को भी रिकॉर्ड किया, तभी तो आप ट्रू पिक्चर, आप सही प्रॉफिट या सही लॉस निकाल सकते हो, है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप क्या करो, आप रिवेन्यू को रिकॉर्ड करिए कि कितनी रिवेन्यू आपके करंट पीरियड से बिलोंग करती है, चाहे वो रिवेन्यू आपने अर्न वो रिसीव्ड करी हो चाहे नहीं करी हो, बट अगर वो करंट पीरियड की रिवेन्यू है तो आप उस पहले रिवेन्यू को रिकॉर्ड करिए। फिर उस पे होने वाले सारे खर्चे, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए हो, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारा सही प्रॉफिट या सही लॉस निकल सके। क्लियर। तो इन्होंने क्या कहा, मैचिंग करिए ऑल द रेवेन्यू विद द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इट, दिस इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल ही आपका ट्रू प्रॉफिट या लॉस निकाल सकता है। अब देखो इसी प्रिंसिपल के कारण आपकी एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आपका प्रीपेड एक्सपेंस, इनकी एडजस्टमेंट्स की जाती है। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा मैचिंग प्रिंसिपल में? मैचिंग प्रिंसिपल में हमने पढ़ा इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट निकालने के लिए फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रिवेन्यू, जितनी भी कॉस्ट आपकी रिवेन्यू पे एप्लीकेबल है शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट द रिवेन्यू, उसको रिवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करो। यानी सबसे पहले रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो और उसके ऊपर होने वाले सारे खर्चे को भी रिकॉर्ड करो। फॉर मैचिंग द कॉस्ट, देखो कॉस्ट को मैच करने के लिए विद रिवेन्यू इन्होंने क्या कहा है? फर्स्ट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, पहले रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो। कौन कौन सी रिवेन्यू आपकी करंट टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। देन कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग डेट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, और जो भी आपकी कॉस्ट उस रेवेन्यू को अर्न करने में हुई उसको रिकॉग्नाइज्ड करो। ठीक है ना? फिर आगे क्या लिखता है? इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव्ड, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेमेंट कब रिसीव्ड हो रही है। ठीक है? देयरफॉर एज पर दिस कंसेप्ट adjustments made for all outstanding expense, prepaid expense, accrued income, earned income, आपकी ये सारी एडजस्टमेंट्स करी जाती है। देखो इन्होंने क्या कहा है, दोबारा से समझिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टाइम पीरियड देखना है। मान के चलो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 था। अब ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हमने जितनी भी रिवेन्यू अर्नड करी है, चाहे वो कैश में रिसीव करी हो या नहीं करी हो, उसको रिकॉर्ड करो। अगर कुछ ऐसी रिवेन्यू है जो हमने रिसीव्ड कर ली बट वो नेक्स्ट टाइम पीरियड, नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करती है, तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है ना? हम उस इनकम को हटा देंगे। अब सबसे पहले रिवेन्यू अर्न कर ली, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर ली। अब इसके ऊपर होने वाले सारे खर्चे, चाहे वो कैश में सेटलमेंट हुए हो या नहीं हुए, उनको रिकॉर्ड करो। हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने पढ़ा था, प्रीपेड एक्सपेंस पढ़ा था, एक्रूड इनकम पढ़ा था, अनअर्न्ड इनकम भी हमने पढ़ा था। अगर किसी बच्चे की वो क्लास मिस हो गई तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोस को प्रॉपर सीक्वेंस वे में अरेंज किया गया है हमारे तरफ से। क्लास 11th कंप्लीट कोर्स 2022-23 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो वहां टॉपिक आएगा आपका बेसिक टर्म्स का, लेक्चर नंबर आई थिंक 4, 5, 6 इनमें है। तो आप वहां से जाके आप सारे पॉइंट्स को पढ़ सकते हो। ठीक है ना? दोबारा से देख सकते हो। क्लियर? तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप ध्यान से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड, ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है while preparing financial statement to have the true and fair view of profitability and financial position of the business। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे तो वहां पे आप सीखोगे कि जो भी इस करंट पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू है उसको रिकॉर्ड किया जाए, और जो भी इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो करंट पीरियड में एक्सपेंस हुए हैं उसको भी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए, मैच किया जाए। अब मैच किससे किया जाए? मैच किया जाए, मैच ऑल एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू, सारे एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच किया जाए। क्लियर? कंफर्म? चल नेक्स्ट प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट। अब ये प्रिंसिपल तो आपके लिए बहुत आसान प्रिंसिपल है, पढ़ के आए हो। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स। ठीक है? हर ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं? 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज द 2 एस्पेक्ट्स, यानी हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा। हर ट्रांजैक्शन
किसी अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा तो किसी अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, बट डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट और आपका क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा, ये बात ध्यान रख के चलना, ठीक है। Every transaction has the two aspects. One is recorded on the debit side of one account, whereas other aspect is recorded on the credit side of the another account. यानी हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट्स को जरूर अफेक्ट करेगा। देखो हमारी बुक का नाम, अगर आप टीएस ग्रेवाल फॉलो करते हो तो टीएस ग्रेवाल का भी जो नाम है वो क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। हर अकाउंट्स, हर ट्रांजैक्शन के दो अफेक्ट्स होते हैं। इफ वी रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स देन वी फॉलो द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डबल एंट्री सिस्टम हमने पढ़ा था ना, वही चीज है ये आपके लिए कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। यही ट्रांजैक्शन के कारण आप आगे चल के पढ़ोगे कि जो असेट्स होते हैं, असेट्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, फिर हम जब चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। वहां पे हम देखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होते हैं। जैसे इफ वी परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर हमने गुड्स कैश में परचेज करी है तो इसके दो एस्पेक्ट्स है। पहला क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस के पास गुड्स आ रही है, परचेजेस हो रही है। दूसरा क्या है, आपके पास से कैश रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, दो एस्पेक्ट्स आ गए। या और एग्जांपल दे सकते हैं, इफ वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हमारी परचेजेस, हमारा गुड्स तो बढ़ रही है बट साथ ही साथ हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ रही है। तो इसे कहते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किस बेस पे होता है कि इट हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट जरूर क्रेडिट होगा, और इसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर, सिंपल सा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं इस प्रिंसिपल में, ठीक है ना। फिर हमारे पास है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। अब ये रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहती है, ये रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, देखो ध्यान से समझो, अभी हमने मैचिंग प्रिंसिपल में पढ़ा। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल का मतलब है कि किसी भी रिवेन्यू को उसी टाइम पीरियड की माना जाएगा जिस टाइम पीरियड में हमने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया हो, चाहे वो इसके लिए हमने कैश रिसीव्ड किया हो या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पहले इस प्रिंसिपल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एक फर्म ने एक ऑर्डर रिसीव किया है, ऑर्डर रिसीव्ड किया है, मान के चलिए 1 Feb 2022, उन्होंने जो डिलीवरी करी है, सेल कंप्लीट करी है, सेल कंप्लीटेड हुई है आपकी 1 मार्च 2022 को। आपने ऑर्डर कब रिसीव किया, 1 Feb 2022, और आपने जो सेल करी है, सेल कब करी है, 1 मार्च 2022। बट जो पेमेंट रिसीव्ड हुई है, पेमेंट रिसीव्ड हुई है आपकी, मान के चलिए 1 मई 2022। अब आपके पास ये तीन डेट्स है। आपने एक ऑर्डर रिसीव किया 1 Feb 2022 को, आपने सेल कंप्लीट करी है 1 मार्च 2022 को, और जो उस डेटर से कैश रिसीव्ड किया है वो रिसीव्ड किया है 1 मई 2022 को। अब ये अमाउंट था, मान के चलिए 10,000 रुपीज। अमाउंट कितना है, 10,000। अब ये 10,000 रुपीज जो रिवेन्यू है, ये इनमें से कौन सी डेट की मानी जाएगी, ऑर्डर की, सेल कंप्लीटेड की, या पेमेंट की? ये मानी जाएगी आपकी जिस दिन आपने सेल कंप्लीट की है, उस दिन के आपकी रिवेन्यू मानी जाएगी। चाहे आपने इसके लिए कैश बाद में रिसीव किया हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट हमने पढ़ा था ना, एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे अकर्ड वेदर दे सेटल्ड इन कैश और नॉट। चाहे वो कैश में सेटल हुआ हो या नहीं हुआ हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उसी दिन हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं।
इसी प्रिंसिपल के बेस पे हम रिवेन्यू को भी उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड किया जाता है, उसी टाइम पीरियड की माना जाता है जिस टाइम पीरियड में हमने उस सेल को, उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द सेल इज मेड, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये जो सेल मानी जाएगी, जो ये रिवेन्यू मानी जाएगी, वो आपके इस टाइम पीरियड की मानी जाएगी। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हम 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 यहां तक के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस जो आपकी सेल्स कंप्लीट होएगी इस टाइम पीरियड में, उसको आप इस करंट पीरियड की रिवेन्यू कंसीडर करोगे, चाहे उसके लिए आपने कैश रिसीव्ड किया हो या नहीं किया हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या कहता है, रिवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन when transaction have been entered into and obligation to receive the amount has been established। आपको रिवेन्यू अर्न करना और रिवेन्यू रिसीव्ड करना, ये दो डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। आपने बेशक प्रीवियस जो हमने एग्जांपल लिया उसमें अमाउंट आपने बेशक रिसीव किया हो 1 मई को, बट आपकी सेल जो कंप्लीट हो गई थी वो 1 मार्च को कंप्लीट हो गई थी, तो ये रिवेन्यू भी आपकी 1 मार्च की ही काउंट करी जाएगी। क्लियर, कंफर्म। इसी तरीके से अगर कोई इनकम आपने एडवांस रिसीव्ड कर ली बट उसका ट्रांजैक्शन आपने बाद में कंप्लीट करा, तो वो बाद वाले डेट पे आपकी रिवेन्यू कंसीडर करी जाएगी। क्लियर, रिकॉर्ड करिए इसे। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल, वेरीफिएबल प्रिंसिपल। वेरीफिएबल, देखो हमने क्या पढ़ा था, हम कोई भी प्रिंसिपल है ना, कोई भी फीचर्स जो हमने पढ़ी है वो हमने अपने मन से नहीं पढ़ी, सबके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक था। वेरीफिएबल, वेरीफाई जिसको कर सके। अब वेरीफिएबल प्रिंसिपल क्या है, हमने जब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ा था तो हमने वहां पे पढ़ा था कि रिलायबल होनी चाहिए, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। अब रिलायबल का मतलब क्या है, इट मस्ट बी वेरीफिएबल, इट मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम द वाउचर्स, जो आपके स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए। एज पर वेरीफिएबल प्रिंसिपल ऑल जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जितने भी है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। जो आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है वो पर्सनल बायस से फ्री होने चाहिए। इट मस्ट बी वेरीफाइड, ये वेरीफाई होनी चाहिए बाय द प्रॉपर स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई कैश सेल करी तो आपके पास क्या होनी चाहिए, कैश मेमो होनी चाहिए। अगर आपने कोई क्रेडिट परचेज करी है तो उसका इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है तो पेइंग स्लिप से वेरीफाई होना चाहिए। यानी एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी वेरीफिएबल फ्रॉम बाय द स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेरीफिएबल प्रिंसिपल, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए। ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड स्पॉटेड बाय स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस बिल हो गया, पेइंग स्लिप हो गया, आपने किसी को पेमेंट करी है तो उसके चेक पेमेंट से करी है तो चेक जो हो गया वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो गया। ये सारी चीजें, मतलब आपका जो भी ट्रांजैक्शंस है वो उसके लिए प्रॉपर एक एविडेंस होना चाहिए, प्रॉपर एक वाउचर होना चाहिए उसके, जिससे हम इसको वेरीफाई कर सके। इसका फायदा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है इट प्रिवेंट्स द फ्रॉड, फ्रॉड्स को फ्रॉड से बचाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है ना, जब भी किसी को हमें
कुछ भी मतलब अचानक कुछ चेक करना है कि फ्रॉड हो रहा है या नहीं, हम हर ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। हर ट्रांजेक्शन्स के लिए एक प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। क्लियर? तो यहां तक के आपके प्रिंसिपल्स थे। आपने कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़ी थी। अकाउंटिंग अजम्पशन में जब आपने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो आपने अकाउंटिंग अजम्पशन पढ़ी। अकाउंटिंग अजम्पशन में आपने पढ़ा गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। फिर आपने पढ़ा एक्रूअल अजम्पशन, और थर्ड आपने पढ़ा कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या पढ़ा? आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने जैसे पढ़ा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। फिर आज हमने स्टार्ट करे थे अपने प्रूडेंस प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल और वेरीफिएबल प्रिंसिपल। ये सारे कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म। अब हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सेकंड चैप्टर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग और थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब रह गए इनकी थ्योरी, मतलब इनके क्वेश्चंस करवाना है, इनके एमसीक्यू करवाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं आपको थोड़े थोड़े चैप्टर्स आगे बढ़ाता हुआ जाऊंगा ताकि आप न्यूमेरिकल पार्ट्स जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जर्नल एंट्रीज है, वहां तक जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। फिर धीरे धीरे हम इन चैप्टर्स पे लौटेंगे और अपने सारे एमसीक्यूज, अपने हॉट्स के क्वेश्चंस, कंपिटेंट बेस्ड क्वेश्चंस वो धीरे धीरे सारे कंप्लीट करेंगे। जब तक आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास का टॉपिक है, उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस वगैरह पढ़ेंगे। क्लियर? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है, तो आपका कम से कम इतना फर्ज तो बनता है कि वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।